हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड राधे राधे। आज का टॉपिक जो है, आज है लेक्चर 4 और आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आज का टॉपिक है। तो प्रागैतिहासिक काल में इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, क्योंकि इस काल का इस काल के इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले मानव का विकास एक समान या लगातार नहीं हुआ है, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते थे। लिखना सीखने के पहले भी तो मानव इस धरती पर था, लाखों वर्ष पहले रह चुका था। यह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा तो प्रागैतिहासिक काल कहलाया। मनुष्य का जब कोई लिखित विवरण नहीं था तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहलाया। भारतीय प्रागैतिहासिक के उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरेज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 में डॉक्टर प्राइमरेज ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगूर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। ये औजार पत्थर के बने हुए थे, छुरे और तीर के फलक थे। 1853 ईस्वी के जनक इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मीडो जटेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं। तो इस काल का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, क्योंकि इस काल के इतिहास का कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। डॉक्टर प्राइमरेज नामक अंग्रेज सबसे पहले 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, जो 1842 ईस्वी में रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की सबसे पहले खोज की थी। ये औजार पत्थर के बने हुए छुरे थे, तीर के फलक थे। 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के तट पर कारीगरी की प्रक्रिया से गुजरे पत्थरों को देखा था। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य भारत में मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए थे वे पत्थर अर्थात पाषाण के हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल नाम दिया गया। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटते हैं हम। पहले जो है पुरापाषाण काल, जिसे निम्न पुरापाषाण या मध्य पुरापाषाण या उच्च पुरापाषाण, तो 3 भागों में बांटते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। 3 भागों में हम इसे बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरापाषाण काल। इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, पर अग्नि के प्रयोग से अनजान था। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन उसके प्रयोग से वह अज्ञान था। जानता था कि ये अग्नि है, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं जानता था कि इससे करते क्या है। पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे, ये भीमबेटका एमपी में, यहाँ चित्रित गुफाएं व शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी यूपी से, इलाहाबाद, मिर्जापुर, और पहला निम्न पुरापाषाण काल
अब निम्न पुरापाषाण काल हम लोग देख लेते हैं। बेलन घाटी, निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के मुख्यतः दो प्रकार के पत्थरों के प्रकार मिले हैं, जिसे सांस्कृतिक कहकर इसे पाषाण काल से जोड़ा गया था। चापर चापिंग और पेबुला संस्कृति। चापर चापिंग और पेबुला संस्कृति। दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। पहला चापर चापिंग और पेबुला संस्कृति। इस काल के उपकरण पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। हैंड एक्स किसे कहते हैं? हैंड एक्स संस्कृति सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्वरम में प्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मतलब होता था हाथ की कुल्हाड़ी, प्राप्त की। इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के बादा मदुरई व अतरीपक्कम से प्राप्त हुए हैं। बादा मदुरई और अतरीपक्कम से प्राप्त हुए हैं। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो बादा मदुरई व अतरीपक्कम से प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मध्य पुरापाषाण काल। अब आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में इस काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस काल के में तापमान में भारी कमी आई, जिसके प्रभाव पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों के किस्मों पर पड़ा। इस काल में जो तापमान था उसमें कमी आई तो प्रागैतिहासिक औजारों के किस्मों पर इसका प्रभाव पड़ा। 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पुरापाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जाती थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचान कर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई। इसे जो है मध्य पुरापाषाण काल को नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। नेवासा के निकट चिरकी में मध्य पुरापाषाणिक उद्योगों एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में जो था उस समय क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। कौन कौन से पत्थर उस समय मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होते थे? जैस्पर था, चार्ट था, फ्लिंट था। ऐसे पत्थरों का मध्य पुरापाषाण काल में प्रयोग होता था। इसके फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसे जो है फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक अर्थात पत्थरों को तोड़कर बनाने वाला औजार, जिसमें सबसे पहले आता था खुरचनी। अब खुरचनी किसे कहते हैं? इसमें एक ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता था। पत्थर का किनारा जो होता था धारदार होता था। इसका उपयोग जो है पेड़ की छाल या जानवरों के चमड़ा उतारने में किया जाता था, खुरचनी का। तो इसी में एक उसके बाद आया बेधनी। इसके दोनों सिरों को घिसकर प्रखर बनाया जाता था, जिसके आगे का भाग पतला एवं नुकीला बन सके। दोनों का बेधनी का जिसके आगे के पतला भाग नुकीला बन सके, इसको इस तरह बनाया जाता, घिसाई करके इस पत्थर को घिस कर ऐसे बनाया जाता। तो इसके बाद था तछड़ी। यह ब्लेड के समान होता था। तछड़ी जो है इसको ब्लेड के समान होता था। इसका किनारा
दो तलों से मिलने से बनता था। तछड़ी का काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती थी, अधिक नहीं होती थी। इसका प्रयोग मुलायम पत्थरों जैसे हड्डियों, क्रोडों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए किया जाता था। तछड़ी का प्रयोग। अब मध्यपुरा पाषाण के प्रमुख स्थल के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण, उच्चकोट के नेवासा के निकट चिरकी में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में मिलते हैं। थार मरुस्थल के पूर्वी सीमा पर लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र थी, क्योंकि वहाँ मीठे जल के स्थायी स्रोत के निकट ही औजारों के लिए अच्छे पत्थर भी सुलभ थे। अब आ जाते हैं हम लोग उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको। उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाणी अवस्थाओं में आर्द्रता कम थी। उस समय आर्द्रता कम थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं थी। पहला था, नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ उच्चपुरा पाषाण काल में। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सकरे आकार वाले वह पाषाण पलक होते थे जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई में दूना होता था। इस काल में तक्षणियों एवं खुरचनियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। अभी आपको मैंने बताया खुरचनी किसे कहते हैं। तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस युग में अस्थ उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्यमाला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान भी की गई उस समय। और मनुष्यों ने ब्लेड सरीखे नुकीले पत्थरों का प्रयोग इस काल में किया। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास इसी काल में हुआ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ इसी काल में। बेलन और सोन घाटियों के अनेक उत्तर पूर्व पाषाणिक स्थलों का पता चला। इन दोनों घाटियों का अन्वेषण 1960 के दशक में प्रोफेसर G.R. शर्मा द्वारा किया गया। बेलन घाटी में स्थित चौपनी मांडो में उत्तर पूरा पाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के क्रम का पता चला। यहाँ से पशुओं के हड्डियों के जीवाश्म भी पाए गए इसी काल के। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ था। मध्यपुरा पाषाण काल का यह पुरा पाषाण और नवपुरा पाषाण युग के बीच संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम की गर्मी और सूखा होने लगा। इसी परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थरों का उपयोग करता रहा। मनुष्य जो है वो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करता रहा। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई थी, जब सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के पाषाण उपकरण को खोज निकाले। इस समय प्रमुख मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार देख लेते हैं कौन कौन से थे। मध्यपुरा पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। हाँ, तो इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले औजार, त्रिकोण, नवचंद्राकार के औजार, समलंब औजार मिलते हैं। तो ब्लेड किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता था। इसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी होती थी। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। ब्लेड का उपयोग जो है काटने के लिए किया जाता था।
मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। क्रोट किसे कहते हैं? यह आकार में बेलनाकार होता है, जिसकी पूरी लंबाई फ्लूटिंग के निशान होते हैं और इसका एक सपाट प्लेटफॉर्म होता था क्रोट का। नुकीला औजार, यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है। इसके दोनों किनारों ढलवा तथा ढलवादार होते थे। इसके सिर सरल रेखा या वक्रारेखी भी हो सकते थे इसके सिर। और नवचंद्राकार, यह औजार भी एक तरह का ब्लेड होता है, लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जा सकता है। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जा सकता है। इसके प्रमुख स्थल मिले हैं जो राजस्थान में पंचपद नदी के सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफ़ी मात्रा में मिले हैं। गुजरात में मिले हैं ताप्ती नदी, माही और साबरमती नदियों के आसपास कई मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें हैं अखाज, बलसाना, हरिपुर, लंघनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। यह इलाहाबाद प्रतापगढ़ के क्षेत्र में स्थित सराय नाहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का उत्खनन कार्य GR शर्मा द्वारा हुआ था। यहाँ एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियाँ एवं बड़ी सामुदायिक भट्टियाँ, झोपड़ी एवं फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभगर्त के प्रमाण मिले हैं। स्तंभगर्त का अर्थ क्या होता है? तो स्तंभगर्त का अर्थ है कि रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ खड़े हो गए, उन पर छत बनाई गई है। यहाँ से ढेर सारे नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सिंह निर्मित उपकरण भी मिले हैं। समाधानों में तत्कालीन मृतक संस्कार विधि का प्रकाश पड़ता है। समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर होता है। ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव की अस्थिपंजर अर्थात मानव के अवशेष मध्य पाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हुए हैं। मध्य पाषाण काल पागौर, जैसे मैंने बताया, राजस्थान का भीलवाड़ा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक आवास स्थल है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। हड्डी सिंह के उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लंघनाज गुजरात में है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। अब आ जाते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में अभी देखते हैं। नवपाषाण काल के स्थलों की खोज का श्रेय डॉक्टर नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थरों के उपकरण अधिकांश कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए हैं। उन पर पॉलिश भी की गई है। बाद में डी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादन अर्थव्यवस्था बताया और माइल्स वर्किट ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशिष्ट विशेषों को नवपाषाण संस्कृति माना जाना चाहिए, जिसमें कृषि कार्य है, पशुओं को पालना है, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृदभांड बनाना है। नवपाषाण काल में नवपाषाण काल के स्थलों की खोज का श्रेय जो मिलता है भारत में डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। स्थलों के अतिरिक्त औजारों की सर्वप्रथम खोज इस काल में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 में लेमिनसूरियर ने खोजी। ठीक है, लेमिनसूरियर ने 1860 में खोजा। नवपाषाणिक स्थल जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में ही से ही कृषि के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे, जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो लहुरा देव से मिला है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं?
प्रमुख स्थल में चिरंद है, बिहार के छपरा जिले में स्थित। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरंद से बुर्जहोम, श्रीनगर से प्राप्त कब्रों से कुत्तों को माले के साथ दफनाया गया है। बुर्जहोम कहाँ पे है? श्रीनगर में। चिरंद कहाँ पे है? बिहार के छपरा जिले में। और जबकि कृषि के प्राचीन लहुरा देव कहाँ है? प्रमुख स्थल है। और नवपाषाणी का मेहरगढ़ बलूचिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव से मिला है। चिरंद बिहार के छपरा जिले में है। बुर्जहोम श्रीनगर से कब्र के कुत्तों के साथ मिला है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको इस समय प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहाँ से चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य जो यहाँ इलाहाबाद कोल्डिहवा से मिले हैं वो 6000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त हुए। चोपनी मांडू इलाहाबाद, हाथ से निर्मित मृदभांड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए चोपनी मांडू से। बुर्जहोम, इसका साहित्य अर्थ जन्मस्थान है। यह श्रीनगर के उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। बुर्जहोम का जो था ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियाँ, ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ। मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो सबसे पहले तांबा था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण कालिक कहा गया। इस काल का नामकरण भी इसी धातु के नाम पर हुआ था। नवपाषाण काल को 2 चरणों में गैर मृदभांड काल में विभाजित किया जाता है। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है। ताम्रपाषाण काल संस्कृतियां अथवा कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता था इसे। पहली धातु तांबा थी। इसी चरण में तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति अथवा कैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया। मनुष्यों ने सर्वप्रथम इस काल का नामकरण भी इसी धातु के नाम पर पड़ा है। ताम्रपाषाण काल हड्डियों की कांस्य युगीन संस्कृति से ठीक पहले की थी, अतः तांबा फिर कांसा का प्रयोग हुआ। परंतु कालक्रम अर्थात समय से कई ताम्र संस्कृतियां हड़प्पा अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता के बाद भी आती हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय विभिन्नताओं के साथ जारी रही। इन संस्कृतियों में मुख्य रूप से पत्थर तथा तांबे का प्रयोग किया गया। ये तथापि कहीं कहीं कांस्य का भी प्रयोग मिलता है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। कुछ ताम्रपाषाण जिसमें आहार संस्कृति है 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व उदयपुर। कायथा संस्कृति है 2450 से 1700, मतलब इसमें दिया है 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व चंबल नदी। उसके बाद मालवा संस्कृति है 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व नर्मदा नदी क्षेत्र में। 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व रंगपुर संस्कृति गुजरात में है। उसके बाद रंगपुर संस्कृति, फिर प्रभास संस्कृति है इसी में 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व। प्रभास संस्कृति भी है 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व। उसके बाद सावालान संस्कृति भी है 2300 से 2000। जारवे संस्कृति है सबसे बाद 1500 से 900 ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र के दायमाबाद एवं इनाम गांव में। इन संस्कृतियों की जो है ऐसी संस्कृतियाँ इसमें मिली हैं। ठीक है। तो आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है और रंगपुर संस्कृति गुजरात में है। जौरवे संस्कृति है 1500 से 900 ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र के दायमाबाद व इनाम गांव में मिली है। ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा एक बोल देते हैं। ऊपरी घाटी और गंगा यमुना दोआब, यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन कुछ मिले हैं पूर्वी भारत में भी। यहाँ के कुछ ताम्रपाषाण स्थल थे बिहार में चिरंद, सोनवारा, सोनपुर और तारबीही। पश्चिमी बंगाल में
पांडुराज डीबी और महिषद दल है। ऊपरी गंगा घाटी का जो था इलाहाबाद के आसपास के विंध्य क्षेत्र के कई ताम्रपाषाण स्थल मिले हैं। इमलीडीहा, नरहरा, सोधौरा और फौरडीहा विशेष उल्लेखनीय है। साईपाई नामक एक स्थल पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिनका गेरू वर्ण मृदभांड से सीधा संबंध देखा गया है। ठीक है, तो यही सब था आज के लिए, इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।